बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th की साइंस और उसका हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो होगा केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आइए बच्चों, आज इसी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को समझते हुए शुरू करते हैं। क्या है केमिकल रिएक्शन, क्या होती हैं केमिकल इक्वेशंस, आज सबके बारे में आपको बताया जाएगा, बिल्कुल डीप और बहुत आसान और सरल शब्दों में। आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप केमिकल की बात करेंगे। केमिकल की बात कैसे करेंगे, यानी कि बच्चों आप इतना ध्यान रखिए कि अगर एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल में चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उसका आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए कोई केमिकल है और ये केमिकल कुछ इसके साथ कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई, कुछ ऐसी घटनाएं हमने कर दी, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने इस ए प्रोडक्ट के साथ हमने करे हैं कि हमें ये जो ए था बच्चों वो बी में कन्वर्ट होकर के मिल गया। यानी आप सिंपली समझ गए कि हमने कुछ ऐसा किया इस ए के साथ जो ये चेंज होकर किस में बदल गया, ये बी में बदल गया। तो जब ऐसा होगा यानी कि जब एक कोई भी हमारा केमिकल किसी दूसरे केमिकल में बदल जाएगा, यानी कि वो चेंज हो जाएगा, तो ऐसे चेंज को कहते हैं मेरे बच्चे, वो कहते हैं उसको केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गई, आप उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, एक प्रोडक्ट दूसरे में बदल चुका है। ठीक है, तो अगर आपने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चे, जब कोई भी एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल में बदल जाएगा तो उसे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं। तो इसको चेंज होने के लिए आपको पता चलेगा बच्चों उसकी अवस्था से। अवस्था का क्या मतलब है, अवस्था का मतलब बच्चों यहाँ पर है सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से। या आपने स्टेट सुनी होंगी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। सॉलिड का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल्स पास पास हों, जुड़े हुए हों। लिक्विड का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर हो, और गैस का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर हो। तो यानी आप इसका परिवर्तन या चेंज कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो आप इसका परिवर्तन और चेंज ऑब्जर्व करेंगे इसकी स्टेट में परिवर्तन। यानी क्या पता वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, क्या पता लिक्विड से सॉलिड हो जाए, क्या पता लिक्विड से गैस हो जाए, क्या पता गैस से लिक्विड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अवस्था परिवर्तन हो सकता है। अगर अवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है तो दूसरी चीज जो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जिससे आपको चेंज पता चलेगा वो है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो सकता है, रिएक्शन के दौरान अगर आपने किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे में चेंज किया है तो उसका टेम्परेचर बढ़ भी सकता है बच्चे, और उसका टेम्परेचर घट भी सकता है। अब टेम्परेचर आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कैसे, जब भी आप कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करेंगे बच्चे तो आप उसको लैब में परफॉर्म करेंगे। लैब में बेसिकली आप टेस्ट ट्यूब में वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मान के चलिए अगर ये टेस्ट ट्यूब है और हम इसमें कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर वो रिएक्शन हो गई कंप्लीट तो हमें चेंज दिखना है, तो क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब का या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि या तो टेस्ट ट्यूब हमें गर्म दिखाई देगी, या फिर ये टेस्ट ट्यूब हमें बहुत ज़्यादा ठंडी दिखाई देगी। नॉर्मल टेम्परेचर जो था इसका वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से भी बच्चों हम चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। या दूसरा ये भी हो सकता है बच्चों, स्मेल से भी आप इसको चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। कि स्मेल से कैसे, मान के चलिए बच्चों जब आप कोई भी आपके पास में प्रोडक्ट था और आपने इसका चेंज कराया, तो चेंज के बाद कुछ स्मेल अलग सी आएगी, माने कुछ अजीब सी स्मेल आ जाएगी, तीखी सी स्मेल आ गई, बहुत गंदी सी स्मेल आ जाएगी, या बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाएगी। तो वहाँ पे भी हम कहेंगे कि हाँ हमारा केमिकल जो है वो चेंज हो चुका है। तो आप समझ गए बच्चों कि जब भी कोई एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल में चेंज होगा तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वो है एक केमिकल रिएक्शन। अब आइए बच्चों बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो बच्चों जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब आपसे कहा जाता है कि एक इक्वेशन लिखिए, जैसे आपसे कहा गया होगा एक चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण, तीन चर वाले समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। तो इन सब का मतलब क्या है बच्चों, जहां भी आपका समीकरण आया होगा, यानी कि जहां भी आपने इक्वेशन वर्ड समझा होगा, जैसे आप मैथ में कुछ इस तरीके से लिखते थे ना बच्चे कि x + y = 5, ये एक इक्वेशन है, आप इस तरह से लिखते थे, इक्वेशन नंबर 1 लिखते थे। यानी आप जब भी, तो बस वही आपको यहाँ पे ये रखना है, जैसे मैथ वाला था ना इक्वेशन, वैसे इक्वेशन आप केमिस्ट्री में लगाएंगे। कैसे बच्चे, जैसे मैंने कहा कि आपसे कि ए था, कोई भी ए प्रोडक्ट था, अब कोई भी जब अगर चेंज कराना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इस ए की रिएक्शन सी के साथ करा दूं और हमें पता चले फाइनली कि हमें बी मिल गया, माने ए ने बी में कलर अपना चेंज कर लिया, तो होगा क्या मेरे लाल, हमने अगर इस तरह से वो लिख दिया, यानी किसी भी केमिकल चेंज को अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। यानी आप समझ गए मेरे बच्चे केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन है कि केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जब एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल में चेंज हो जाएगा तो उस बदलाव को कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो जाना। और इस रिएक्शन को अगर आप रिटर्न में लिख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन जैसे लिखी हुई है a + c चेंज इनटू b, लिखी कैसे जाएगी। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा। एक केमिकल इक्वेशन में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है बच्चों रिएक्टेंट का यानी अभिकारक का, और दूसरा पार्ट होता है बच्चों प्रोडक्ट का यानी कि उत्पाद का। कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है, आइए एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। चलो बच्चों मैं एक रिएक्शन आपको लिख के बता रहा हूँ। मान के चलिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन है कुछ इस तरह से कि C+O2 चेंज इनटू CO2, या एक और रिएक्शन लिख लेते हैं H2+O2 चेंज इनटू H2O। अब होगा क्या, इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए जरा। इस रिएक्शन को मैंने कैसे लिख दिया,
यहाँ ध्यान दें तो जो मेरे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है C और O2। C और O2 मेरे लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के प्लस में लिखे हुए हैं और ये एरो दिखा रहा है इस, हाँ ध्यान रखना बच्चों, जहाँ भी ये एरो आप किसी भी इक्वेशन में अगर लिख रहे हैं तो ये एरो डिनोट करता है चेंज को। यानी अगर आपसे कहा जाए कि बताइए पहली रिएक्शन C प्लस O2 चेंज इनटू CO2 में चेंज क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई C प्लस O2 चेंज हो रही है CO2 में। इस एरो का जो डायरेक्शन है वो जिसका मुंह जिसकी तरफ खुला हुआ होगा वो प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। यानी कि ये चीज़ें बदल रही हैं किसमें, इसमें। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इसको हमने लिख दिया तो क्या लाएगी, केमिकल इक्वेशन। आइए बच्चों आप समझते हैं कि क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। तो बच्चों जो चीज़ चेंज होगी, यानी कि यहाँ पे C प्लस O2 चेंज हो रही है, यानी जिसमें बदलाव किया जाएगा, जिसमें बदलाव होगा, उसको कहेंगे हम रिएक्टेंट, यानी कि वो रिएक्ट कर रहा है। यानी इसको आप कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे अभिकारक। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माने रिएक्ट करने वाला, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा केमिकल, ऐसा पदार्थ, कुछ भी आप कहिए, ऐसी चीज़ जो रिएक्ट कर रही है, जिसमें चेंज हो रहा है, वो कहलाता है बच्चों रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये एरो के बाद जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा बच्चों आपका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ठीक है, यानी कि चेंज हुआ और चेंज होने के बाद जो फाइनल में क्या निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। आप इसको और अगर देसी भाषा में समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि एक कार्बन था और दूसरा ऑक्सीजन था, दोनों के आपस में शादी हो गई और शादी के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो मिला CO2। ठीक है, तो आप इस तरह से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। आइए, अच्छा बच्चों आपके कई बार आपको कहा गया होगा कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं इनको लेफ्ट साइड पे लिखिए और जो प्रोडक्ट होता है उनको राइट साइड पर लिखिए। बट एक्चुअल में बेटा ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं आपको यही रिएक्शन इस तरह से लिख के दिखा दूँ तो CO2 जो है वो मिलकर बना है C प्लस O2 से। यानी मैंने क्या कर दिया, मैंने रिएक्शन उल्टा लिख दिया। मैंने रिएक्टेंट जो था वो राइट साइड पर पहुँचा दिए और जो प्रोडक्ट था वो लेफ्ट साइड पर पहुँचा दिया। तो ये जो आपकी अगर आपसे कहा जाता है कि लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट होगा, राइट साइड पर प्रोडक्ट होगा, तो ये बात उतनी सत्य नहीं है ना। 90% केसेस में सत्य है, बट इन केस अगर आपको माइंड में कुछ आ रहा है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं C प्लस O2 चेंज इनटू CO2, नीचे भी लिख सकते हैं, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है इस एरो और इस एरो के साइन पर। ये एरो का साइन जिधर खुला होगा वो रिएक्टेंट होगा, यानी कि जिसे देखो ये एरो का साइन जिस तरफ खुला होगा वो प्रोडक्ट होगा और जिसकी साइड से स्टार्ट होगा इसकी टेल जो होगी वो रिएक्टेंट को शो करेगी। ठीक, तो आपको पता चल गया क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है। अच्छा, सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये वाली H2 प्लस O2 चेंज इनटू H2O वाली, तो इसमें पहला प्रोडक्ट, ये जो दो हमारे लिखे हुए हैं ये क्या कहलाएंगे, ये चेंज हो रहे हैं। यानी कि इस एरो पे ध्यान देंगे, इस एरो का जो टेल है वो डिपेंड करेगा, वो दिखाएगा रिएक्टेंट को, उस इस एरो का जो हेड है, जो सिरा है, वो दिखाएगा बच्चे प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर होगा H2O और रिएक्टेंट क्या होंगे H2 और O2। यहाँ पर ये दो होंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्टेंट। ठीक है, अब अच्छा बच्चों अब यहाँ पर जब आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पढ़ लिया है तो इसके बाद बच्चों बात आती है केमिकल इक्वेशन के बैलेंस और अनबैलेंस की। तो बच्चों दो तरह से केमिकल इक्वेशन होती हैं, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे ना आपको एक बात मैं समझाना चाहूँगा। बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा था डाल्टन का लॉ, उसमें कहा गया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, ठीक है, जो हम तोड़ नहीं सकते। मैं उसी को थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। बच्चों परमाणु का आपने वहाँ पे पढ़ा था कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते, तो बस उसी तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी बॉडी का जो मास है, किसी भी बॉडी का जो द्रव्यमान है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब क्या होगा, अगर आपने जैसे आपसे यहाँ कहा जाए चेंज हो रहा है C प्लस O2 चेंज इनटू CO2 हो रहा है, तो होगा क्या, जितने ही नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे बच्चे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पर बनने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो इधर भी एक ही कार्बन होना चाहिए, इधर दो ऑक्सीजन है तो इधर भी दो ही ऑक्सीजन होने चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लग रहा है मेरे बच्चे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या लग रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और नियम द्रव्यमान संरक्षण का क्या आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है बच्चों कि जो द्रव्यमान किसी भी क्रिया के होने से पहले था वही द्रव्यमान सेम किसी भी क्रिया के होने के बाद होना चाहिए। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए यहाँ पे बच्चों दो तरह से रिएक्शन होती हैं, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरी बनती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बच्चे वो क्या करेंगी, ऐसी रिएक्शन होंगी जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो करेगी। यानी कि उस वाली रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए क्या होती हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और क्या होती हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों आप को एक बात याद रखनी है कि अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, यानी अभिकारकों की संख्या अगर उत्पादों की संख्या के बराबर है तो हम कहेंगे कि बच्चों वो हमारी जो रिएक्शन है वो कैसी है, वो संतुलित है।
ठीक है जी, यानी कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अगर कहीं गलती से ये दोनों बराबर ना हो कहलाएगी बच्चों असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं कि जो संतुलित है उसमें तो हम चेंज करेंगे नहीं, लेकिन जो असंतुलित है हम उसमें चेंज कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ इस रिएक्शन पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ लिखा है H2 + O2 चेंज इनटू H2O। तो इस पर ये लॉ फॉलो करके देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। इधर ध्यान दे तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, 2 हैं। तो दोनों ही तरफ हाइड्रोजन का जो नंबर है वो सेम है। लेकिन ऑक्सीजन पे बात करें तो इधर ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 हैं लेफ्ट साइड पे। बट राइट साइड पे बात करें तो ऑक्सीजन के नीचे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिंगल है, 1 है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना है, यानी कि कहीं ना कहीं रिएक्शन डिसबैलेंस है, अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों हम करेंगे क्या, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल विधि का। अब हिट एंड ट्रायल विधि है क्या, हिट एंड ट्रायल विधि को जैसा आप इसके नाम से समझिए कि आपको एक डिजिट हिट करनी है और ट्रायल लेना है कि क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई या नहीं। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन डिसबैलेंस था या ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड था। तो ऑक्सीजन इधर कितने थे, लेफ्ट साइड पे 2 थे। अगर मैं इधर यानी कि राइट साइड पे जिधर ऑक्सीजन की कमी है यहाँ 2 हिट कर दूं कुछ इस तरह से, और उसके बाद मैं ट्राई करूं कि क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो देखो 2 हिट करते ही मैंने क्या देखा कि ऑक्सीजन अब इधर 2 हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। बट जैसे ही मैंने इधर 2 हिट किया, हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 थे, उसमें भी 2 हिट हो गए, तो 2 × 2 यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे 2 यहाँ भी हिट करना पड़ेगा, तभी इधर 4 हाइड्रोजन होंगे और इधर भी 4 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन जो है बच्चों को बैलेंस हो जाएगी। यानी कि डिपेंड करता है कि ये नहीं मतलब है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम हो या ज़्यादा हो या किस रेशियो में हो, बस सिर्फ और सिर्फ इतना डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो। अगर ऐसा है तो रिएक्शन केमिकल जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, आइए बच्चों 1-2 रिएक्शन बैलेंस करना सीखते हैं। आइए बच्चों कुछ केमिकल इक्वेशन ये लिखी हुई हैं, इनको देखते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है या ये डिसबैलेंस्ड है। अगर ये डिसबैलेंस या अनबैलेंस्ड है तो इनको बैलेंस करना सीखते हैं हिट एंड ट्रायल विधि का यूज करते हुए। देखो बच्चों पहली रिएक्शन लिखी हुई है Mg + O2 चेंज इनटू MgO। आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल रिएक्शन पर जाते हैं। Mg + O2 चेंज इनटू MgO क्या देखना है, देखना यह है नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट है या नहीं है। इधर 1 Mg है, इधर 1 Mg है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन सिंगल है। अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने इधर हिट करेंगे, ट्राई करेंगे कि क्या बैलेंस हो रही है। अगर बैलेंस हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर दोबारा से चेक करेंगे। इधर 2 ऑक्सीजन थे, इधर 2 मैंने हिट करा, जैसे इधर 2 हिट हुआ बच्चे Mg अब इधर 2 हो गए। अब जैसे इधर Mg 2 हुए तो इधर बैलेंस करने के लिए इधर भी Mg कितने करने पड़ेंगे, 2। तो आप चेक करो 2 Mg 2 Mg 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि रिएक्शन हो गई बैलेंस। जय श्री राम। आगे आइए, इधर 1 Na है, इधर 2 Na है, बैलेंस कीजिए डायरेक्ट, यहाँ क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए 2। जैसे इधर 2 पुट करा 2 Na हो गए, मूव ऑन करिए, यहाँ भी 2 Na है, आगे बढ़िए। इधर कितने हैं बच्चे, इधर क्या है, इधर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितनी है, इधर ऑक्सीजन सिंगल है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब आपका यहाँ पे दिमाग घूमना चाहिए कि जैसे इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन Na अब इधर 4 हो गए और इधर Na 2 थे, तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे, 4 Na 2 ऑक्सीजन, 4 Na 2 ऑक्सीजन। अब देखो काउंट कैसे करना है बच्चों, अगर काउंट करने में दिक्कत हो रही है तो आप ध्यान रखना कि जो डिजिट नीचे रखी होगी उतना ही उसकी वैल्यू होगी। जैसे Na के नीचे 2 लिखा है तो 2 Na है, लेकिन अगर उसके सामने कोई डिजिट लिखी हुई है तो इस डिजिट नीचे वाले डिजिट की ऊपर वाले डिजिट में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 × 2 पढ़ा जाएगा, 4 पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे मत समझ, अगर मान लो यहाँ लिखा होता Na 2 और 3 लिखा होता तो 3 + 2 5 ना पढ़कर आप इसको 3 × 2 5 3 × 2 6 पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ इतना समझा रहा हूँ मैं। आइए नेक्स्ट इक्वेशन पे देखते हैं, जरा ध्यान देते हैं क्या ये बैलेंस है या ये अनबैलेंस है। इधर कितने Na है बच्चे, इधर 2 Na है, इधर ध्यान दीजिए Na पे, तो इधर 1 ही Na है। Na को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए नंबर क्या है, नंबर है 2। नंबर 2 इधर हिट कीजिए, ट्राई कीजिए, हिट किया 2, जैसे इधर 2 Na हो गए, Na बैलेंस हो गए। आगे बढ़ते हैं, SO4 पूरा एक साथ लिखा हुआ है तो एक SO4 है, इधर SO4 पूरा एक साथ लिखा हुआ है तो एक SO4 है, यानी Na भी बैलेंस SO4 भी बैलेंस। आगे बढ़िए, Ba, इधर एक Ba है, इधर भी एक Ba है, यानी कि Ba भी बैलेंस। इधर क्लोरीन यानी कि Cl के नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 Cl है, इधर Cl चेक कीजिए, Cl के नीचे कुछ नहीं था बच्चे, यानी कि एक Cl। बट जब हमने यहाँ Na के लिए 2 लिखा था तो इस 2 की मल्टीप्लाई Cl में भी होगी, यानी कि इधर भी Cl कितने हो गए, 2। तो इधर भी 2 Cl, इधर भी 2 Cl। इस तरीके से बच्चों ये केमिकल इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जिसमें हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में, रिएक्टेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा द्रव्यमान
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, क्या होती है केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस होती हैं या डिसबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस या डिसबैलेंस केमिकल इक्वेशन को किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि का हमने यूज़ किया। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट रह रहा है तो आपको कमेंट करके बताइए, और इस सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।